सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, खसारे में कमी आ रही है, कर्जों की अदायगी बर वक्त हो रही है। पॉजिटिव इंडिकेटर्स मौसर पॉलिसीज के समरात हैं। स्टेट बैंक से जारी आदाद शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 11 अरब 41 करोड़ 185 लाख डॉलर की सतह पर आ गए हैं। हमारी मालियाती और ज़रूरी पॉलिसी ने भी मईशत को बैक ऑन ट्रैक लाने में मुस्बत किरदार अदा किया है। शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर अब 15% तक आ गई है, जिसमें मजीद भी नीचे आने के इम्कानात मौजूद हैं। मईशत में बेहतरी के साथ साथ हुकूमत इकनॉमिक फ्रंट पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का इस वक्त सामना कर रही है, लेकिन एक चैलेंज ऐसा है जो हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। रवा माली साल हुकूमत ने 13,000 अरब के करीब टैक्स महसूलात का हदफ मुकर्रर किया है, लेकिन हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से यह हदफ हासिल करना खासा मुश्किल लग रहा है। नवंबर में टैक्स हदफ से 149 अरब रुपए कम जमा होने से एफबीआर को पहले 5 माह में मजमूई शॉर्टफॉल 338 अरब रुपए तक अब बढ़ चुका है। एफबीआर ने पहले 5 माह में 4.3 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे किए हैं। 31 दिसंबर 2024 तक मुकर्ररा हदफ के मुताबिक टैक्स कलेक्शन 6 ट्रिलियन रुपए जमा करने होंगे, जिसके लिए मजीद 1.71 ट्रिलियन रुपए दरकार हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर ये शॉर्टफॉल और बढ़ता है तो IMF प्रोग्राम को खतरात लाहक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी और मार्च 2025 में पहला रिव्यू शेड्यूल है। रवा माली साल 2024-2025 के इब्तदाई 5 माह के दौरान एफबीआर ने 4,295 अरब रुपए के महसूलात जमा किए, जो 4,639 अरब रुपए के हदफ से 344 अरब रुपए कम है। एफबीआर अफसरान ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया, मुराद में कमी और एफबीआर अफसरान के तबादलों को करार दे दिया है। एलामिया में कहा गया है कि एफबीआर में जारी इस्लाहात प्रोग्राम की वजह से IRS अफसरान नाला हैं। एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू के 80% जूनियर अफसरान को ट्रांसपोर्ट और फ्यूल फराम नहीं किया जाता, जबकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से अफसरान को दूर दराज मकामात पर तैनाती की सूरत में रिहाइश समेत दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। और अगर यही मसाइल आगे भी हमें नज़र आते हैं, ये शॉर्टफॉल किस हद तक बढ़ जाएगा, फिस्कल ईयर ख़त्म होने पर ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, और फिर अगले जो रिव्यू में IMF की जो रिपोर्ट है वो किस हद तक किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी में, और फिर जो उनका जो पहली किस्त पाकिस्तान को मिलनी है वो कैसे और किस तरह से मिल सकेगी, और उसके फिर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी इकॉनमी पर क्रिएट होंगे। पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशफाक तौला साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो पहली सेमाई के जो इस वक्त ये शॉर्टफॉल सामने आ रहे हैं, या उसमें एक और महीना भी आप ऐड कर लें, तो 13,000 अरब के सालाना टारगेट से हम खासा पीछे नज़र आ रहे हैं। अब ये किस तरह से ओवरकम हो सकेगा, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए? मेरा ख्याल है ये शॉर्टफॉल इस नतीजे से हो रहा है कि ये जो टारगेट थे बड़े एम्बिशियस थे और इसके पीछे बैक पे कोई चीज़ नहीं थी। जिन चीज़ों पे ये टारगेट रखे गए थे, जैसे रिटेलर्स के टैक्स पे रखा गया था या एक्सपोर्टर्स के टैक्स पे रखा गया था, मेरा ख्याल है इन्होंने टोटल ग्रॉस मिसकैलकुलेशन की थी और कोशिश इनकी यही थी कि किसी भी तरीके से वो टैक्सेस आ जाएं। अब ये अगर आप देखेंगे तो इस बजट के अंदर जो टारगेट सेट किए गए थे उसकी बेसिस पिछले साल की हमारी लिखी हुई रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट थी, इंटरिम रिपोर्ट, और उसमें हमने अगर एक चीज़ का टारगेट बनाया हुआ था जो खुद हमने नेगोशिएट किए थे, जैसे रिटेलर टैक्स पे, तो 270 अरब था। अब जैसे ही इन्होंने इसको मॉडिफाई किया और ताजिर दोस्त स्कीम वगैरह ले आए तो वो 10 अरब भी नहीं आ सका। तो ये फर्क थे कि जो पॉलिसी लोग जानते हैं, जिनको टैक्स की फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है और वो अपनी टारगेट सेटिंग करते हैं, और वो लोग जो कि बहुत अच्छे होंगे, इकोनॉमिस्ट भी होंगे, पॉलिसी मेकर भी होंगे, बैंकर भी होंगे, मगर अगर ऑन द हैंड और अगर जनरलाइज टैक्स का एक्सपोजर नहीं होता तो वो नहीं कर सकते। अब जैसे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में 250 से 300 अरब अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है वो आना आराम से लाजिम था, मगर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जिस तरीके से ये एक्सपोर्टर अभी चल नहीं रहा था, इसलिए ये मुश्किल हो गया इनके लिए ये पेमेंट लाना। इन्फ्लेशन तीसरी तरफ से आपका कम हो गया। इन्फ्लेशन इसलिए कम हुआ आपका कि जी लास्ट ईयर जो आपकी करेंसी थी वो आपने 130 रुपए डिवैल्यू की, यानी मीनिंग से इन्फ्लेशन उसका 26% जो इन्फ्लेशन था
वो सिर्फ करेंसी की डीवैल्यूएशन पे हुआ था। सही। इस मर्तबा करेंसी स्टेबल है, मेरे हिसाब से तो उसको रीवैल्यू होना चाहिए, मजीद तो 235 तक आ जाना चाहिए था। मगर करेंसी डीवैल्यूएशन ना होने की वजह से वो इन्फ्लेशन 26% गिर गया। आप अगर कंपेयर करें, कल अगर आपका सीपीआई 5% अगर आया है तो उसका मतलब यही हुआ कि अगर 32% था तो 26% में अगर गिरा दूं तो वही 5-6% के जुमरे में आप आ गए। ऑयल की प्राइसेस कम हो गई हैं, इंपोर्ट आपकी कम हुई है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आप देखेंगे तो आपके पिछले सालों के मुकाबले में काफी फेवरेबल आ रहा है, करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है। तो इन सब चीजों को अगर मैं देखूं तो एफबीआर का टारगेट मेरा ख्याल है नामुमकिनात में से था कि वो हो अच्छा, जाता है। तो अभी तक हुकूमत अशफाक साहब नाकाम नजर आ रही है इस टैक्स कलेक्शन में। जो 4-5 माह के फिगर्स हमारे सामने आए, इसके बावजूद भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंस ये है कि हम हदफ हासिल कर लेंगे। अब ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? जो उनकी स्ट्रेटेजी है आपकी नज़र में, क्या वो दुरुस्त है, सही ट्रैक पर चल रहे हैं, इस ट्रैक पर चलते हुए हदफ को हासिल कर हुकूमत सकेंगे? की देखिए, एक बात देखें, दो चीजें आप ख्याल रखें। एक अब देखें, आप लोग अब नई नई इस्तेलाहत सुन रहे होंगे कि प्राइमरी सरप्लस अलग है और बजट डेफिसिट अलग है। तो जिस तरीके से आप एक तरफ आप अपने रेवेन्यू टारगेट्स कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपका जो जो आपका डेट सर्विसिंग है वो भी कम हो रहा है ना। अगर आप फर्ज करें पहले पॉलिसी रेट 22% था, अगर आपने एवरेज उठाया था उसका से 18% पे, तो अगर आप 15% पे देंगे एवरेज, या 11 या 12% की एवरेज पे अगर आप देंगे, अगर दिसंबर में ये 12% कर देते हैं, और अगर वहां 22% था और अगर मैं एवरेज ले आऊं 15 से 16% पे अगर मैं लेके आ जाऊं, बिकॉज कि इस साल ये कंटिन्यूसली गिर रहा है और अगले साल भी मेरे हिसाब से गिरेगा, तो अगर 12% तक अगर मैं लेके आऊं तो जो आपकी डेट सर्विसिंग होगी, जो 9.9 ट्रिलियन थी, वो कम होके 6-7 ट्रिलियन तक आ जाएगी। तो उसका आपको एक बेनिफिट ऑब्वियसली तो मिलेगा। अशफाक साहब, जो सेक्टर्स अभी भी टैक्स नेट से बाहर हैं, जो पहले भी बाहर थे, वो इन 6-8 माह में टैक्स नेट में तो नहीं आ सके हैं। अगर ये अगले भी 6-8 माह में बाहर ही रहते हैं तो फिर ये जो हदफ हमें पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है, इसके करीब भी हुकूमत पहुंच सकेगी या नहीं? चूंकि इस्लाहात तो अभी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, उसके बगैर ही ये हदफ हासिल करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? आप देखिए, इस्लाहात का मतलब ये होता है ग्राउंड रियलिटीज को देख के किया जाता है। इस्लाहात का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी एक कंसल्टिंग फर्म की एक सांप सीढ़ी वाली रिपोर्ट बना के सबको बता दें कि जी ये रिपोर्ट है, उस तरीके से इस्लाहात करें। इस्लाहात की प्रैक्टिकल मॉडल देखना है तो वो हमारी रिपोर्ट में रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। इंटरिम रिपोर्ट थी, अगर मौका मिलता तो हम फाइनल भी करते थे। इसमें 100 एक्सपर्ट बिठाए थे हमने, जो कि अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, टैक्स के एक्सपर्ट थे, लॉयर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएमएपी, बिजनेसमैन, टैक्स ऑफिशियल जो रिटायर्ड थे, वो करंट जो टैक्स ऑफिशियल थे उनकी भी बड़ी खिदमत हमारे पास थी। तो उन सबका एक जो मिलके जो एक चीज बनाई गई थी, उसको डिस्कार्ड करके एक आप पैराशूट में लाके किसी और मॉडल को लाके बिठा देंगे, तो मैं नहीं समझता। ये ऐसी रिपोर्टें आती हैं और चली जाती हैं। आपको अगर टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं तो आपके पास लोकल सिचुएशन को देख के करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशंस पाकिस्तान की मईशत के, कोई इंपोर्ट, अमेरिकन इकोनॉमी के जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट है, चाइना के डिफरेंट है, इंडिया के डिफरेंट है, पाकिस्तान के डिफरेंट है। हमें अपने डायनामिक्स को देखते हुए वो मसले हल करने, और वो डायनामिक्स के हल हमने लिखे हुए हैं। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए 4 चीजें आपको चाहिए। एक, आपको चाहिए नए रिसोर्सेज, कि आप कहां से ये रिसोर्स लाएंगे। अब आपको मैं कह रहा हूं 100 एक्सपर्ट बैठ के आपको बता रहे हैं कि ये रिसोर्सेज हैं जहां से हमें मिल सकते हैं। उनको आप डिस्कार्ड करके आप एक किसी फर्म को अपॉइंट करेंगे कि जी तुम बताओ, तो कभी नहीं बता सकती। फिर आपका ये होता है कि ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कैसे होती है, कि अब एक टैक्स नेट, जैसे आपने कहा, जो सेक्टर अनटैप्ड है उनको हम कैसे टैप करें, तो वो उस रिपोर्ट में मौजूद है। हमने 14 के करीब बताए हैं आपको कि जी नए रिसोर्सेज और नए रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहां से आ सकती है। 21 के करीब हमने बताए हैं कि आपकी ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कैसे हो सकती है। 32 हमने बताए जो सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ होती है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ के ऊपर, कि जी आपके लॉ इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि एक दुकानदार है उसको भी इतनी मोटी किताब पढ़ के एक रिटर्न फाइल करना है, और एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है या एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है उसको भी यही करना है। तो उसको सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हैं, वो भी इसमें मौजूद है। फिर ये है कि आपका जो कलेक्टिंग एजेंट है, यानी एफबीआर की मैं बात करता हूँ, या प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, उनको, उनकी अथॉरिटी को कैसे रेस्टलाइज करना है। रेस्टलाइज का मतलब ये हरगिज नहीं है कि इनकी अथॉरिटी खत्म कर देनी है। इनकी अथॉरिटी इस तरीके से रेस्टलाइज करें कि वो सही मानों में ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस को और लॉ को चलाने के अहल, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको एम्पल रिसोर्सेज देने चाहिए। तो वो सारी चीजें उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। उसमें ऑटोमेशन भी मौजूद है, उसके अंदर आपकी
लॉ की सिंप्लीफिकेशन भी मौजूद है, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस करने के तरीके भी मौजूद हैं, नए रिसोर्सेज किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स को कैसे ला सकते हैं, रिटेलर को कैसे ला सकते हैं, हर चीज मौजूद है। अगर आप अगर सियासी एजेंडे पे चलेंगे, अगर आप समझेंगे कि जी बिजनेसमैनों का प्रेशर आएगा तो ये चीज जी। मैं खत्म कर दूं, आईएमएफ का प्रेशर आएगा तो वो चीज मैं डाल दूं, तो ऐसे टैक्स सिस्टम नहीं बनेंगे, ना चल सके। अशफाक साहब, इस शॉर्टफॉल की एक बड़ी वजह ज़ाहिर है हुकूमत और एफबीआर पर मुख्तलिफ सेक्टर्स का एतमाद नहीं होना भी है ना, क्योंकि एक बदएतमादी की फ़िज़ा है। जैसे ताजिर दोस्त स्कीम नाकाम हुई, ताजिरों का परसेप्शन ये है कि हम क्यों टैक्स दें, वो किधर लगेगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, हमें उस चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो ये इस वाले फैक्टर को कैसे ख़त्म करेंगे जो एक देखिए, हुकूमत अमल ताजिर दरामद में दोस्त नाकाम हो रही स्कीम है? मैंने आपको कहा ना कि ये स्कीम से पहले पिछले साल ये जो लास्ट बजट था, नहीं उससे पिछले साल के बजट में मैंने नेगोशिएट की थी ताजरों से, और वो 1% टैक्स देने के लिए तैयार थे। मैं उनको एक तरीके से हमने समझा बुझा के राय थे कि 3 करोड़ तक का जिसकी भी टर्नओवर होगी इसको हम फिक्स फुल एंड फाइनल कर देंगे। 1% का मतलब है वो 3 लाख रुपए दे और वो घर चला जाए, हम इससे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। और 3 करोड़ से ऊपर जिनकी भी टर्नओवर होगी वो मिनिमम टैक्स देगा, यानी कि उसका पूरा रिटर्न फाइल होगा, और अगर उस पे यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा यानी 3 लाख से ज्यादा का टैक्स बनेगा तो वो आपको देगा। और 1% हमने कहा था आप जहां से लोगे, मैन्युफैक्चरर से लेते हो या इंपोर्टर से लेते हो, हम वहीं से डिडक्ट कर लेंगे, ताकि हमें आपके घर आने की जरूरत ना पड़े कि जी आप पहली किस्त जमा कराएं और दूसरी किस्त जमा। अब ये जब इन्होंने ये जो ताजिर दोस्त स्कीम शुरू करवाई तो वो बिफर गए। उन्होंने बोला कि ये जी आपने हमसे जो वादा किया तो वो तो आप पूरा नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, अब हम नहीं आपके साथ आ रहे। ये इशू। तो अशफाक साहब, अब ये सूरत हाल बनेगी, अगर ये रेवेन्यू का टारगेट नहीं पूरा हो सकेगा तो फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या होंगे? आईएमएफ का तो एक लिमिटेड प्रोग्राम है, क्या दीगर मालियाती इदारों की तरफ जाना पड़ेगा, उनके कर्ज पर फिर डिपेंड करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है उनका आईएमएफ के कर्जों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जब इंटरेस्ट रेट लो, पॉलिसी रेट जब लो होता है, आपका फिस्कल डेफिसिट वैसे ही कम हो जाता है। हाँ, अगर आप टैक्स रिफॉर्म कर लेंगे तो फिस्कल डेफिसिट मजीद कम हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरीके से, अगर फर्ज करें आपका फिस्कल डेफिसिट 7.7 ट्रिलियन था, और अगर फर्ज करें अगर आप 3 ट्रिलियन का डेट सर्विसिंग कम करेंगे तो वो 3.5 पे रह जाएगा। और अगर आप टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट में बनाई थी, जिसमें 2.5 ट्रिलियन के यानी 25 खरब के नए डायरेक्ट टैक्सेस थे, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था, तो अगर वो भी साथ इंप्लीमेंट कर देती गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल है 1 ट्रिलियन का रह जाता। तो ये यहाँ से फायदा होता। इस वक्त हम जो बोरो कर रहे थे वो सूद को पे करने के लिए कर रहे थे, तो वो अब सूद के शरह सूद में कमी होने के बायस आपको उसमें आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। ठीक है। आपको जो आईएमएफ के पास कर्जा लेने के लिए जाना होता है वो इसलिए जाना होता है कि आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं, और डॉलर्स इसलिए चाहिए होते हैं कि अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने लास्ट पीडीएम की गवर्नमेंट में साहबदार साहब की सरबराही में हमने जिस तरीके से इंपोर्ट रेगुलेशन को रोका हुआ था, वो रेगुलेशन रुकने की वजह से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बिल्कुल सही आ रहा है। और इस वक्त आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर लास्ट ईयर भी एक केयरटेकर सेटअप गड़बड़ ना करता और वीट को इंपोर्ट ना कर लेता 1.2 ट्रिलियन की, तो लास्ट ईयर भी सरप्लस था $500 मिलियन का। और इस मरतबा भी आप ये देख लें अभी तक ये सरप्लस आ रहा है, और मुझे लग रहा है इस महीने में भी 100 से 150 मिलियन का सरप्लस आना चाहिए। तो उस आईएमएफ का ताल्लुक और दूसरे जो बाहर के जो इदारे हैं इनका ताल्लुक करंट अकाउंट डेफिसिट से है, आपके लोकल डेफिसिट से नहीं है। वो अलग बात है कि उन्होंने आप पे कदगने लगाई हैं स्टेट बैंक के एक्ट के अंदर कुछ चीजें लाके, चेंजेस लाके, और उन्होंने आपको बांध के रखा हुआ। अगर आप उनकी जरूरत, अगर आप उनको जरूरत आप समझ लें, आपको आईएमएफ की जरूरत अगर नहीं रहती, जो कि 2016 में हमने इनको घर भगा दिया था, और इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिलता तो 23 में भी हम इनको भगा देते, मगर चंद अनासिर ने उनकी लॉबिंग करके वो वापस ले गए, वरना हमारे पास प्लान भी था, हम उनको नहीं लाते। तो हम आईएमएफ की अगर हम लोन में उनके प्रोग्राम में नहीं होते तो हमारे पर कोई कदगन नहीं है, और हम अपने टैक्स रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं, और हम अपने दोस्तों का जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है वो उनको मंगा भी सकते हैं। अभी हम 50 लाख मंगा रहे हैं, हम 3 करोड़ मंगा लेंगे, तो वही चीज $1,00,000 अगर हम मंगा लेते हैं तो हमारा मेरा ख्याल है करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल जीरो होता है। तो अशफाक साहब, जिस तरह इस वक्त हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर होता देख रहे हैं, अब ये कितने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है? ये कुल वक्ती बेहतरी है, ये रहेगी आगे, इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो हम नहीं देख रहे अभी तक। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आपने जो जो चीजें बताई होंगी, मुझे जो लग रहा है वो आप ये समझ रहे हैं कि आपका इन्फ्लेशन ठीक हो रहा है। तो इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ 0.5% का इजाफा हुआ है।
अब ये इस वजह से कमी आई है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर पिछले साल नवंबर में अगर सपोज करें से एक चीज 132 रुपए की मिल रही थी, तो इस मरतबा वो 137 की हुई है। ये नहीं हुआ है कि 132 की चीज को 126 में आ गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का गेम है, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे अगले साल आपको थोड़ी सी महंगाई में इजाफा भी मिल सकता है। ये उस वक्त कंट्रोल होगी जब आप अपने करेंसी पैरिटी को कंट्रोल करेंगे, आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी सप्लाई चेन को ठीक रखेंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की प्राइस अगर कम रही तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जिस तरीके से अब ये ट्रेड वॉर लग रहा है हमें शुरू हो जाएगी बिटवीन ब्रिक्स और यूएस के ट्रम्प के आने के बाद, तो मेरा ख्याल है उसके कंसीक्वेंसेस कुछ और निकल सकते हैं। इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाकुल्लाह साहब, हमारे माशियात हमारे साथ। आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन किस मरहले में पहुंची है, कितने चैलेंजेस का अब हुकूमत को सामना है, और फिर नई एयरलाइन के अनाउंसमेंट के बाद ये मजीद कितनी मुतासर हो सकती है। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पीआईए की यूरोप की परवाज़ें अब कितनी तेज़ी से अब बहाल होती है हम देख सकेंगे, चूँकि ये पाबंदी तो अब ख़त्म हो चुकी है, और फिर जब यूरोप की परवाज़ें बहाल हो जाएंगी तो फिर उसके बाद यूके की जो इस वक्त पाबंदी बरकरार है उसको किस तरीके से हटाने में हुकूमत अपनी संजीदगी दिखाएगी, और फिर इसका कितना फ़ायदा रेवेन्यू की सूरत में और ख़सारा कम करने की सूरत में पीआईए को हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अब्दुल्ला हफीज़ साहब तर्जुमान है पीआईए के, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त हम पाबंदी ख़त्म होने की एक अच्छी खबर इस वक्त देख रहे हैं, इसके इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं? जो सालाना खसारा इस पाबंदी की बुनियाद पर कोई 40 अरब के अराउंड हो रहा था, कब से परवाज़ें दोबारा से शुरू हो जाएंगी, और ये खसारे को फिर हम कितनी तेज़ी से कवर कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ा आपने एक अच्छा और अहम सवाल किया। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि पीआईए के ऊपर पाबंदी का इतलाक यकुम जुलाई 2020 से हुआ था, और तकरीबन 4.5 साल का अरसा तकरीबन इसके ऊपर गुजर चुका है। जब हमारे पे पाबंदी लगी थी तो उस टाइम पे हमारा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो कि यूरोप और यूके के ऊपर माउंटेड था, और हमारे टोटल रेवेन्यू का 37% के करीब जो अर्निंग्स थी वो हमारी इन दो रूट से होती थी। उस जमाने में ये 37% तकरीबन को 42 अरब रुपए बनते थे। अगर आप उनको आज के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये अमाउंट कुछ 70 बिलियन रुपीस के करीब पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये ग्रेजुअली ऑपरेशन शुरू होगा, हम उम्मीद करते हैं कि पेरिस की फ्लाइटें जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर माउंट हो जाएंगी, और अगर हमें यूके की परमिशन भी साथ साथ मिल जाती है तो यूके की परवाजें भी मेरे ख्याल में मार्च के महीने में रिज्यूम हो जाएंगी। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा ग्रेजुअली दोबारा अपना पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश करने के अंदर। लेकिन अगर जिस तरह आपने मेरे से पूछा था कि टोटल अगर आप बताएं कि ये टोटल चंक कितना बड़ा था, या आपकी कितनी एडिशनल इनकम इस पूरे रूट से आ सकती है, तो वो तकरीबन 70 अरब रुपए के करीब है। जी ठीक है, तो ये अब ये बताइएगा कि यूके की तो अभी परमिशन नहीं मिली, अभी सिर्फ यूरोप की ये पाबंदी हटी है, और ऑपरेशन स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो कोई 33-34 के करीब जो आप लोग के टोटल तैयारे हैं, और उसमें से कोई 17-18 एट अ टाइम यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनकी भी कुछ तादाद बढ़ेगी, वो भी ज़्यादा अब ऑपरेशनल हो जाएंगे, या उन्हीं 17-18 को यूटिलाइज़ किया जाएगा, और ये जो एक पहले का एक फॉर्मेट चला आ रहा है ये उसी को अभी कंटिन्यूटी में जारी रखा जाएगा? अभी जो पेरिस की फ्लाइट है तो वो तो मेरे ख्याल में एग्जिस्टिंग फ्लीट से आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो आपका जिस तरह यूके, चूंकि यूके एक ज्यादा बड़ा ऑपरेशन होगा और उसके अंदर फ्लीट की और फ्लाइटों की तादाद दोनों ज्यादा होगी, तो उसके अंदर से वो तैयार है जो कि हमारे स्टोरेज में चले गए थे। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड के बाद से हमारा नेटवर्क अभी तक 100% पे नहीं गया। खासतौर पर जब यूरोप और यूके की पाबंदी लगी थी तो जो हमारी फ्लाइट्स हुआ करती थी 2019 और 20 में, जो 120-130 डिपार्चर डेली होते थे, वो अभी फुल फ्लो के ऊपर नहीं गया। तो इस वजह से बहुत सारे तैयारे आपको लामहला स्टोरेज में रखने पड़े। तो ऑलरेडी उन तैयारों को स्टोरेज से वापस लाने के लिए, उनकी जो मेंटेनेंस के लिए, उनकी अपकीप के लिए जो पूरा मंसूबा है वो तकरीबन तरतीब दिया जाना शुरू हो गया। और जैसे ही जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर यूके खुलता है तो वही तैयारे हमारे वापस ऑपरेशन ड्यूटी में आएंगे, और वही ये जो है रूट या ये जो पूरा नेटवर्क है ये ऑपरेट करेंगे। और अब्दुल्ला साहब, ये सवाल पूछने की वजह असल में ये थी कि जब ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन वाला इशू शुरू हुआ, जितने भी बिडर्स से जो
बिडिंग करने में दिलचस्पी लोग रखते थे, उन तमाम लोगों से जब बात हुई तो उन्हें पीआईए के क्रू पर, मुलाजमीन पर जो 7,000 से ज़्यादा उस पर बड़ा एतराज़ था। तो ये परमिशंस मिलने के बाद वो 7,000 लोग भी अब वो ज़्यादा तो नहीं लगेंगे बिडर्स को, और वो भी फिर कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएंगे? देखिए, मेरे अगर हिसाब से अगर आप पूछें, या जो स्टेटिस्टिकली हम जैसा नंबर्स रन करते हैं उस हिसाब से पूछें, तो अब ये 7,000 एम्प्लॉय बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिकॉज ये आपके जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसके एन मुताबिक है। अगर ये कम नहीं है तो इनफैक्ट ज्यादा भी सूरत में नहीं है, बल्कि इनफैक्ट हमें शायद मजीद पायलट्स और मजीद केबिन क्रू की जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से आपकी फ्लाइटें इंक्रीज करेंगी। बिकॉज वक्तन वक्तन जो नेचुरल एट्रिशन है, जो लोगों की रिटायरमेंट है, उसके हिसाब से आपके ऑपरेशन लोगों की तादाद भी कम होनी शुरू होगी, और वो मिनिमम तादाद जरूरी है। एक जहाज पे कितना क्रू डिप्लॉय होगा, या हमें कितने कॉकपिट क्रू की जरूरत पड़ेगी, ये तमाम चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं कि आपके कितने जहाज ऑपरेशन ड्यूटी के अंदर। तो जिस तरह आपने खुद कहा कि अगर हमारे जहाज़ों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और वो दोबारा ऑपरेशन ड्यूटी के अंदर आ जाते हैं, तो शायद हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़े ज़्यादा स्टाफ की। जहाँ तक दूसरा बात है प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक, देखिए प्राइवेटाइजेशन एक मंसूबा, एक प्रोसेस है जो कि हुकूमत पाकिस्तान अपने तरीके से, अपने हिसाब से वो करती हुई जा रही है। अनफॉर्चुनेटली एक सेटबैक हुआ था गुज़श्ता दिनों के, जब वो बिड नहीं सही आई, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई उसकी 2-3 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर वो काम कर रही है, और मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन के अंदर उसका ऐलान भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। वो प्रोसेस अपनी जगह के ऊपर चलता रहेगा। मेरी सिर्फ इसके ऊपर अपनी पर्सनल राय ये है कि उस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज जिस तरीके से पीआई का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया, जिस तरीके से आपका रूट बढ़ने शुरू हो गए, और जिस तरीके से आपकी रिप्यूट बढ़ी है, यानी आप ये देखें कि इस पाबंदी को ख़त्म कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली स्ट्रिंजेंट जो सबसे सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स है उनको कंप्लाई किया, और उसके बाद आपके ऊपर से पाबंदी उठी है। तो इसके अंदर आपकी ओवरऑल रिप्यूट एज अ सेफ और एज अ एफिशिएंट एयरलाइन बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। तो ये तमाम चीज़ें फैक्टर इन होंगी आपकी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो अब्दुल्ला साहब, चूंकि ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, अब इसका जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पहले हमने देखा बिड आई 10 अरब की, रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़ की थी, एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस था। ख़रीदने वालों का एतराज़ ये था कि ज़ाहिर खसारा बहुत है, हम क्यों इसकी ज़िम्मेदारी बर्दाश्त करें। बेचने वालों ने एक बड़ी प्राइस रखी थी कि जी बुक वैल्यू और एसेट्स की वैल्यू और वो सारी चीज़ें बहुत हायर साइड पर थीं। अब ये रूट्स कितने अट्रैक्टिव होंगे किसी भी ख़रीदार के लिए, किसी भी बिडर के लिए, और अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब की प्राइवेटाइजेशन में बिड भी बेहतर आएगी? फिर बिडर्स का एक कंसर्न ये भी था कि उनको यूरोपीय यूनियन की अपडेट भी दी जाए, उसकी डेवलपमेंट से भी आगाह किया जाए, बिकॉज वो ये समझते थे कि इससे कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यूएशन बनती है कि एक कंपनी की इस्तात कितनी है कि वो कितनी आमदनी हासिल कर सकता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब इसकी वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर आनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें फैक्टर इन करेंगी। देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एसेट्स की जो वैल्यू है, या जो किताबों के ऊपर आपके असासों की मालियत है, वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन किसी भी इदारे का जो अर्निंग पोटेंशियल है और साथ साथ जो उसकी रिप्यूट है, वो भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये यूरोपियन यूनियन की पाबंदी, और अगर ये फॉलोअप होती है यूके की तरफ से जो परमिशन मिलती है, तो ये आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा इदारा जो कि 60-70 अरब रुपए एडिशनल कमा सकता है, उसकी वैल्यू डेफिनेटली पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर होनी चाहिए। और अब्दुल्ला साहब, जब ये हम देखते हैं कि कोई प्राइवेट एयरलाइन अनाउंस होती है या वो मार्क आती है एज कॉम्पिटिटर पीआईए की, हमने पहले एयर सियाल को देखा, अभी एयर कराची अनाउंस हुई है, क्योंकि अभी उसको काफ़ी टाइम है आने में, तो एक हेल्दी कंपटीशन फील होता है पीआईए की टीम को भी, पीआईए के क्रू को भी। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर सर्विसेज ऑफर करती हैं आमतौर पर, जो भी हुकूमती इदारा या कोई एसओईज़ होती हैं उनसे एक लोगों की भी थोड़ी सी एक नेचुरल एक परसेप्शन है कि थोड़ी शिकायत ही रहती हैं सरकारी लोगों से। तो एक हेल्दी कंपटीशन आप लोग फील करते हैं, और अभी भी स्पेस बहुत ज़्यादा है हमारी इस एविएशन इंडस्ट्री में? देखें, हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी राय ये है कि पीआईए का किरदार जो है ना डोमेस्टिक एविएशन में एक बड़े भाई वाला है। बहुत सारी एयरलाइंस जो कि ऑलरेडी अभी ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अंदर से जो लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो पुराने पीआई से हैं। पीआई ने एक तरबियती इदारे के तौर के ऊपर इस पूरी इंडस्ट्री की नशोनुमा की है। उसी हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पीआई के अंदर लोग कंपटीशन या अगर डोमेस्टिक के ऊपर और कैरियर्स आती हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, इसलिए बिकॉज पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इस टाइम पे बहुत नेसेंट स्टेजेस पे, 25 करोड़ आबादी का दुनिया का ये 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इस पूरे मुल्क के अंदर
अगर सब मिला लें, तमाम एयरलाइनों के जहाज मिला लें, तो कुछ 40-45 से ज्यादा जहाज भी मिलते जो कि ऑपरेशनल हो। छोटे छोटे मुल्क जिनकी 2-2, 3-3 करोड़ आबादी है, उनके पास कई कई 100 जहाजों वाली एयरलाइनें हैं, और पाकिस्तान में ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में इवन अगर आप ईरान की मिसाल लें तो 6-7 करोड़ की आबादी है, और उनके पास टोटल 500-600 जहाजों का बेड़ा है कमर्शियल एयरलाइनों का। तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जितनी ज्यादा ग्रोथ हो उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज अगर पाकिस्तानी कंपनियां आगे आके अपना हिस्सा नहीं उठाएंगी, देखें बहुत ज्यादा डिमांड एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। आपको खुद आप ये देखते हैं कि डोमेस्टिक राउट्स के ऊपर जो फेयर हैं, जो बाकी तमाम चीजें हैं, वो जितनी फ्रीक्वेंसियां डलती हैं, वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी पूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट एयरलाइंस ने ज्यादातर डोमेस्टिक की फ्रीक्वेंसी खत्म करके उनको इंटरनेशनल पे माउंट किया हुआ और डोमेस्टिक सेक्टर को उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। तो डोमेस्टिक पे डिमांड बहुत ज्यादा है, और जितने ज्यादा लोग आएंगे इस डिमांड को पूरा करेंगे, पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। अगर पाकिस्तानी प्लेयर आगे नहीं आएंगे और आके इसको नहीं, इस गैप को फिल करेंगे, तो लामहला बाहर से एयरलाइनें आएंगी और वो पैसे कमाएंगी और वो वापस अपने मुल्क में लेके जाएंगी, जिससे आपकी इकॉनमी को कोई फायदा नहीं होगा। तो इस हिसाब से जी वी वेलकम द कॉम्पिटिशन wholeheartedly, not as the national flag carrier of Pakistan, but also one of the protectors and also one of the, आप उसे कहेंगे कि जी गार्डियन एंजल्स ऑफ पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, इस डिमांड को पूरा करना चाहिए, और पाकिस्तान में हवाबाजी की सनत को तरक्की मिलनी चाहिए, और पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेहतर या बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर होनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब, इस डोमेस्टिक डिमांड को पीआईए क्यों नहीं फुलफिल कर रहे? आधे तैयारे स्टोरेज हाउसेज में हैं, उनको यूटिलाइज करके इस डोमेस्टिक की जो इस वक्त की एक डिमांड ज़्यादा है और तैयारों की तादाद कम है, इस कमी को पीआईए की जानिब से क्यों नहीं पूरा किया गया पिछले कुछ सालों में? देखें, पीआईए अभी भी अगर आप पीआईए के फ्लाइट स्केड्यूल देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर सिर्फ पीआईए है जो आपको दिन की 3 से 4 परवाजें ऑपरेट करती हुई नजर आती हैं। और हमारा जो छोटा फ्लीट है, यानी जो ये 320 तैयारों पर मुश्तमिल फ्लीट है, वो हमारा ज्यादातर ऑपरेशनल ड्यूटी के ऊपर है। हमारे जो स्टोरेज वाले जहाज हैं वो 777 है, जिनको डोमेस्टिक राउट के ऊपर लगाना किसी किस्म की दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जहाज है एक सॉर्टी को ऑपरेट करने के लिए, उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। हमने पीआईए मेरे ख्याल में शायद एक अकलौती एयरलाइन है, और या पाकिस्तान सिविल एविएशन से भी आप डबल चेक कर सकते हैं कि जिसने अपना डोमेस्टिक ऑपरेशन अभी तक इंटैक्ट रखा हुआ है। और ना सिर्फ डोमेस्टिक प्राइमरी जो कि 3 बड़े और फिर 5 छोटे शहरों पर मुश्तमिल है, बल्कि ऐसी जगह जहां दूसरी कैरियर बिल्कुल जाने का सोचती नहीं है, जिसमें नॉर्दर्न एरियाज भी हैं, जिसमें तुर्बत गवादर भी है, जिसमें छोटी स्ट्रिप्स भी हैं, जिसमें जहाँ पे ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन होता है वो एयरफील्ड्स भी हैं। तो इन तमाम जगहों के ऊपर सिर्फ अकलौती पीआईए एक ऐसी एयरलाइन है जिसने अपना डोमेस्टिक ऑपरेशन इंटैक्ट रखा हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पीआईए। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इतरत रिजवी साहब जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साबिक मेंबर हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इतरत रिजवी साहब साबिक मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। इतरत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये यूरोप की परवाज़ों पर से पाबंदी हटी है, बड़ी अट्रैक्टिव रूट्स हैं ये, और इससे पहले जब हमने देखा था प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में तो बिडर्स को बहुत एतराज़ात थे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं यूके के और यूरोप के, वो तो अभी अवेलेबल ही नहीं है पीआईए के लिए। अब कम से कम यूरोप पर से जो ये पाबंदी हटी है, इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस पर पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी पीआईए है, सिविल एविएशन है और हमारी एविएशन मिनिस्ट्री है, ये सब बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि इनकी एफर्ट्स से ये जो हम पे बैन लगा हुआ था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो ख़त्म हुआ। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो बैन हम पे लगा हुआ था, ये इसके बाद यूके ने भी हम पे बैन लगा दिया था। और अब यूके ने ये प्री कंडीशन रखी थी कि पहले यूरोपियन यूनियन जो एविएशन अथॉरिटी है वो अपना बैन हटाएगी तो हम कंसिडर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो रास्ता भी अब हमारे लिए खुल गया है, और अब इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 3 से 4 हफ्तों के दरमियान हम देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हमारी फ़्लाइट शुरू होंगी। पहली फ़्लाइट मैं समझता हूँ कि ड्यूरिंग दिस मंथ दिसंबर में ही पेरिस के लिए हो जानी चाहिए, और उसके बाद फिर अगले साल के पहले क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी फ़्लाइट्स इंग्लैंड के लिए भी हो जाएंगी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा
कि एक्चुअली यूरोप की फ्लाइट्स और यूके की फ्लाइट्स, यूके में स्पेशली जो 3 शहर है ना, हीथ्रो हुआ, मैनचेस्टर हुआ, बर्मिंघम हुआ, ये बड़े अट्रैक्टिव रूट्स हैं और इनके हो जाने की वजह से हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव करेगी। और शायद आपको याद हो कि लास्ट टाइम मैंने एक रिक्वेस्ट की थी और वो ये थी कि जब भी हम किसी चीज को प्राइवेटाइज करें तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस इदारे को बेहतर से बेहतर बनाकर फिर बेचें और उसके नतीजे में हमें बेहतरीन वैल्यूएशन मिल सकेंगी, वैल्यूएशन हमें उसकी मिल सकेगी। तो मैं समझता हूं कि इस डिसीजन के बाद जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है उसमें उसकी वैल्यूएशन में बेहतरी आएगी। और लास्ट टाइम मैंने आप ही के शायद प्रोग्राम में कहा था कि सिर्फ हीथ्रो की जो हमारी लैंडिंग राइट्स हैं वो तकरीबन अगले 5 साल को अगर हम देखें तो वो कुछ $60 मिलियन के हैं, ठीक है। और इन रूट्स के डिसकंटिन्यू होने की वजह से हमें सालाना कोई 40 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। तो मैं समझता हूं कि अब इन रूट्स के खुल जाने के बाद, और ये जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि किसी भी इदारे के अंदर और ख़ास तौर से पीआईए के अंदर एसेट्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं और इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन तो मोरलेस वहीं पे रहेगी जहाँ पे ये थी प्रीवियस वैल्यूएशन के दरमियान, लेकिन जहाँ तक के इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन है उसमें डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आएगी। और मेरा ये अंदाज़ा है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, या मेरे पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि जो हमने एस्टिमेट किया था 85 बिलियन का, वो एस्टिमेट उससे अब ऊपर चला जाएगा। सही। और अब्दुल्ला साहब अभी सॉरी इतरा साहब, कुछ देर पहले अभी अब्दुल्ला हफीज़ साहब मौजूद थे तो उन्होंने जो इन दोनों रूट्स के जो एक कलेक्टिव उन्होंने बड़ा ह्यूज फिगर दिया कि 70 अरब का रेवेन्यू इससे अब जनरेट होगा। तो जो रेफरेंस प्राइस, मैं यही सवाल आपके सामने रखने वाला था कि पहले जब ये पाबंदी थी तो रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़ की थी, जिस पर बिड 10 अरब की आई। तो अब ये 85 अरब से फिर ये कितना ऊपर चला जाएगा, चूँकि बुक वैल्यू वहीं पर है। इस 70 बिलियन को भी अगर आप इसमें एड ऑन कर लेंगे तो फिर ये शायद 125 या 130 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी रेफरेंस प्राइस। देखिए, नंबर 1 एक चीज तो मैं ये अर्ज करूं कि ये जो 10 बिलियन की बिड आई थी ना, ये तो सिर्फ एक मजाक था और वो पार्टी जिसने ये बिड दी थी वो शायद ये चाह रही थी कि वो आइंदा के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। तो उसने कहा कि चलिए एक ऐसी बिड दीजिए कि जिसकी कोई तौकीर ही ना हो, लिहाजा वो तो खत्म हो गई और अच्छा हुआ, बहुत बेहतर हुआ हमारे हक के अंदर। और ये जो 85 बिलियन की आपने बताया ना कि जो बिड हमारे पास, हमने जो इसकी रेफरेंस प्राइस रखी हुई थी, अब उस रेफरेंस प्राइस में एज आई सेड अर्लियर कि आपकी जो वैल्यूएशन है वो इम्प्रूव करेगी। और जैसा कि आपने कहा कि 70 बिलियन उन्होंने बताया अब्दुल्ला साहब ने, मैंने भी आपको एक एस्टिमेटेड फिगर दी थी तकरीबन 40 से 50 बिलियन की एनुअल जो इसके अंदर आपके रेवेन्यूज में इंक्रीज आती है। उसको देखते हुए डेफिनेटली 85 बिलियन से ऊपर जानी चाहिए वैल्यूएशन। कितनी जानी चाहिए ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में मुझे इसकी कोई फिगर देनी नहीं चाहिए ताकि जो हमारे बिडर्स हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो। और इतना सब क्या शेयर्स की जो परसेंटेज है वो भी ऊपर जानी चाहिए। 60% शेयर्स को इस वक्त गवर्नमेंट सेल करना चाहती है, तो अगर ये इन शेयर्स की थोड़ी परसेंटेज बढ़ा दी जाए तो शायद बिडर्स के लिए भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, शायद और ज़्यादा इन्वेस्टर्स फिर इस जाने मुतवज्जे हो जाएंगे। देखिए, मेरा ये व्यू है कि अगर आपको 60% मिल रहे हैं शेयर्स तो आपको 60% ऑफ द बोर्ड आपको मिल रहा है, और 60% ऑफ द बोर्ड अगर आपको मिल रहा है तो सारी डिसीजन मेकिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएफओ, परचेजिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट्स एंड देयर पार्ट्स, ये सारी बोर्ड के थ्रू होती हैं। लिहाजा बोर्ड के अंदर उनका डेफिनेट से मौजूद होगा जो भी इसे परचेज करेंगे। सही। अच्छा, ये फ्लीट साइज जो बढ़ाने की कंडीशन थी गवर्नमेंट की, अभी चूंकि अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो 33 में से कोई 17-18 के करीब इस वक्त जो तैयारे हैं वो ऑपरेशनल हैं। तो जब 16-17 तैयारे पहले ही स्टोरेज हाउसेज में मौजूद हैं तो कोई भी नया इन्वेस्टर आके कैसे वो फौरी तौर पर अपने फ्लीट साइज़ को 45 या 48 या 50 तक लेकर जाएगा, जबकि स्टोरेज हाउसेज में पहले से तैयारे बैकअप के तौर पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है और मैंने
गुज़श्ता से पेवस्ता वाली बात है कि मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो 34 के करीब एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उन 34 में से तकरीबन आधे एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं है इस वक्त। और उनके ऑपरेशनल ना होने की वजूहात में से एक वजह जो है वो जीएसटी है ऑन द एयरक्राफ्ट एंड देयर पार्ट्स। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जीएसटी का इशू जो है एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर, उसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व कर लें, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पीआईए जो है वो अपने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स नहीं बेचेगी। पीआईए ने एक्चुअली टिकट्स बेचने हैं, और टिकट्स के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये कंसिडर करे कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, दिस शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द जीएसटी। और बेहतर साहब, इसी से कनेक्टेड सवाल ये जहन में आता है कि जब सिर्फ 17-18 तैयारी ऑपरेशनल होंगे और फिर उस पर 7,000 से ज़ायद का स्टाफ होगा, तो वो किसी भी ख़रीदार को 17-18 तैयारों के हिसाब से तो वो ज़्यादा ही लगेगा। अगर तो 33 तैयार ऑपरेशनल हो तो फिर भी एक लम्हे को कोई 7,000 के स्टाफ को बर्दाश्त कर लेगा। तो बिडर्स का ये भी जो रिजर्वेशन है अभी भी अपनी जगह मौजूद है। पूरा नवंबर गुजर चुका है, हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई वाज़े पॉलिसी इस पर या वो पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। तो वो 31 अक्टूबर वाली एपिसोड थी, एक बार फिर तो रिपीट नहीं होने जा रही आगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। और ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि 17 के करीब हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो नॉन ऑपरेशनल हैं, उसी के जवाब में मैंने ये कहा था कि अगर जीएसटी के इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, और बजाय इसके कि जीएसटी की एडजस्टमेंट तो हमें हमारी आउटपुट पर नहीं मिल सकती ना, क्योंकि हम तो पार्ट्स नहीं बेच रहे हैं, हम तो टिकट्स बेच रहे हैं, और टिकट्स के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके दरमियान कोई स्वैप की सिचुएशन पैदा करें ताकि ये पार्ट्स इंपोर्ट हों और ये जो 16-17 एयरक्राफ्ट्स हैं ये ऑपरेशनल हो सके। और ये जीएसटी वाला इशू अगर हम पहले ही सॉर्ट आउट करके फिर प्राइवेटाइजेशन के अमल को शुरू करते तो शायद ये एक आइडियल सिचुएशन होती, शायद बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती। तो ये एक बड़ी रुकावट के तौर पर इस वक्त ज़ाहिर है ये चीज़ प्राइवेटाइजेशन में सामने आ रही है। मेरे ख्याल में ये अंडर गवर्नमेंट कंसिडरेशन है और इसे जल्द रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सही। और ये दिसंबर में हम इस मामले को, आपको लग रहा है कि जिस पेस से ये अभी चल रहा है, जितनी संजीदगी है इस वक्त हुकूमत की, हम इसको हल होते देखेंगे? प्राइवेटाइजेशन पीआईए की कम से कम ये वाला स्टेप जो बिडिंग वाला ख़रीदार फाइनल होने का, ये मुकम्मल हो जाएगा ये कैलेंडर ईयर ख़त्म होने से पहले पहले? मैं ये समझता हूँ कि ये कैलेंडर ईयर में शायद ना हो सके। अच्छा। और जब आप लोग वो अक्टूबर की बात कर रहे थे उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये दिसंबर में भी अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये एक ह्यूज ट्रांजैक्शन है। एक नॉर्मल किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं है जिसको कि पाकिस्तान में लोकलाइज्ड हो। ये ऐसी ट्रांजैक्शन है कि जिसके अंदर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इतरत रिजवी साहब, हमारे साथ मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।